आईटी एडवांस मतलब अच्छे ब्रेन से अच्छे क्वेश्चन को पूछने का जरिया। और उसमें अगर क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो तो मजा ही कुछ और आता है। तो यहाँ पर आईटी एडवांस ने 2025 में पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह का पूछा है। और इसी में से हमने इस क्वेश्चन को रेफरेंस लेते हुए अपनी बुक 10 का दम, उसमें हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चन को फ्रेम किया है। तो ये 10 का दम जो मेरी बुक है वो आईटी एडवांस 2013 से लेकर 2025 तक के जो भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को रेफरेंस लेते हुए उसे कुछ आगे कुछ पीछे जोड़ते हुए आपके कॉन्सेप्ट को निखारती है और आपसे जो सिलेबस में चीजें हो सकती हैं उसमें कैसे मिक्सिंग हो सकती है उस कॉन्सेप्ट को समझाया है। तो हमने सबसे पहले आपसे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बनवाएंगे और उसके बाद केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे। तो देखिए हमने इस 10 कदम में जो क्वेश्चन को फ्रेम किया है उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट मिलाया है। तो यहाँ आपको दिया हुआ है कि इथाइल क्लोराइड है, इसके ऊपर अल्कोहलिक केवेज हीट का रिएक्शन है, इसे फर्स्ट बनाना है। इस फर्स्ट के ऊपर वाटर एस प्लस का रिएक्शन है, इसे सेकंड बनाना है। इस सेकंड के ऊपर पीसीसी का रिएक्शन है, इसे थर्ड बनाना है। थर्ड के ऊपर बेंजल्डिहाइड NaOH हीट, इससे फोर्थ बनाना है। तो यही वाला क्वेश्चन है जो आपसे आईटी एडवांस ने 2025 की इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, यह बेंजल्डिहाइड NaOH हीट, यही हमने यहाँ पे दिया है कि आपके पास ये एसिटाल्डिहाइड आने वाला है, बेंजल्डिहाइड NaOH और ये हीट। ये फोर्थ जो आपने बना लिया, इस फोर्थ के ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन है, इसे फिफ्थ बनाना है। फिफ्थ के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है, इसे सिक्स्थ बनाना है। सिक्स्थ के ऊपर मिथाइल क्लोराइड AlCl3 का रिएक्शन सेवेंथ और सिक्स्थ के ऊपर ही NBS के रिएक्शन से एट्थ बनाना है। एट्थ के ऊपर अल्कोहलिक केवेज हीट का रिएक्शन से नाइन्थ बनाना है और सोडियम हाइड्राइड मिथाइल क्लोराइड से 10th बनाना है। तो यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड AlCl3 का रिएक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ मिथाइल क्लोराइड और सोडियम हाइड्राइड के रिएक्शन की कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कभी मीडियम में हम लेविस एसिड डाल के रिएक्शन करा रहे हैं और कभी मीडियम में हम बेस डाल कर रिएक्शन करा रहे हैं और डिफरेंसेस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मैंने कोशिश किया है कि इस 10 के दम वाली बुक में जो जो आपके सिलेबस में अच्छे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से मिलाया जाए और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जाए। चलिए इस बुक के अंदर जो क्वेश्चन है उसका प्रॉपर डिस्कशन देख लेते हैं और हमारे दिमाग में क्या क्या थॉट्स है उस पर्टिकुलर को आपको शेयर करते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। देखिए आपके पास है इथाइल क्लोराइड और इसके ऊपर क्या है, अल्कोहलिक केवेज हीट का रिएक्शन है। सोचिए कौन सा रिएक्शन हो सकता है। चैप्टर है अल्काइल हैलाइड और इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर अल्कोहलिक केवेज हीट। तो अल्काइल हैलाइड चैप्टर में कौन कौन से रिएक्शन हो सकते हैं। तो अल्काइल हैलाइड चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एलिमिनेशन हो सकता है, मतलब SN1 हो सकता है, SN2 हो सकता है, E1 हो सकता है, E2 हो सकता है। और सोचना है कि क्या इस पर्टिकुलर के ऊपर SN1 कराएं या इस पर्टिकुलर के ऊपर SN2 कराएं, E1 कराएं या E2 कराएं। तो ये डिपेंड करता है कि रीजन अपने कौन सा डाला है। रिएजेंट अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो कहानी SN1 होता है। रिएजेंट अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो कहानी SN2 होता है। रिएजेंट अगर वीक बेस है तो कहानी E1 होता है और रिएजेंट अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो कहानी E2 होता है। मतलब अगर कभी चैप्टर अल्काइल हैलाइड है और पानी का रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो SN1 सोचो। अगर अल्काइल हैलाइड ही चैप्टर है लेकिन कभी ये हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा रहे हो, SN2 सोचो। अल्कोहल हीट का रिएक्शन है, E1 सोचो और अल्कोहलिक केवेज का रिएक्शन है, E2 सोचो। तो यहाँ है क्या, अल्कोहलिक केवेज का रिएक्शन है, तो अल्कोहलिक केवेज का रिएक्शन मतलब E2 सोचो। और E2 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ का H और Cl को निकाल देना है और H और Cl को निकाल कर आपको डबल बॉन्ड बना देना है। यही डबल बॉन्ड आपका हो गया फर्स्ट। अच्छी तरीके से दिमाग बैठा दीजिएगा कि हीट मैंने क्यों लिखा है। हीट इसलिए लिखा है कि डबल बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल बनने वाला नहीं है और अगर आपको E2 रिएक्शन करना है हीटिंग के द्वारा ही रिएक्शन होगा और हाई टेम्परेचर पे ही जब रिएक्शन कराओगे तब HCl निकलेगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल होता है और हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन फेवरेबल होता है। तो सब आपने फर्स्ट बना लिया। इस फर्स्ट के ऊपर क्या है, वाटर एस प्लस का रिएक्शन है। सोचिए चैप्टर आपके पास अल्कीन है और अल्कीन के ऊपर वाटर एस प्लस का रिएक्शन है। मतलब अल्कीन पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज अटैक करेगा। तो क्या अल्कीन पर डायरेक्ट पानी का रिएक्शन होगा? नहीं, क्योंकि पानी के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर पाई बॉन्ड आपस में रिपल करेगा, सिस्टम को रिएक्शन में प्रोसीड नहीं करने देगा। इसलिए कैटालाइज किससे करते हैं, H प्लस डालकर रिएक्शन कराकर कार्बोकेटाइन बनाते हैं। जो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया उसके ऊपर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, प्रोटॉन निकाल देता है, अल्कोहल बना देता है।
तो दैट मीन्स यहाँ के कोरोस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना है, और चूंकि अल्किन सिमेट्रिकल है तो यहाँ H यहाँ OH जोड़ते हुए इसके कोरोस्पॉन्डिंग आपको अल्कोहल बना देना है, और जो अल्कोहल बन गया ये अल्कोहल बन गया आपका सेकंड। मतलब कि यहां से सबसे पहले हमने E2 रिएक्शन के कोरोस्पॉन्डिंग अल्कीन बनाया, और अल्कीन बनाने के बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कोरोस्पॉन्डिंग आपसे अल्कोहल बनवाया, और अल्कोहल के ऊपर पीसीसी का रिएक्शन, पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और जो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का रिएक्शन है, पीसीसी का रिएक्शन है, तो क्या करता है, ये पीसीसी ऑक्सीडेशन करता है, और ऑक्सीडेशन करके इस अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में। मतलब इस प्राइमरी अल्कोहल के कोरोस्पॉन्डिंग इसके कोरोस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल के कोरोस्पॉन्डिंग हमको कीटोन बनाना है, और टर्सरी अल्कोहल के कोरोस्पॉन्डिंग कोई रिएक्शन नहीं करना है। तो याद रखिएगा कि जब कभी प्राइमरी अल्कोहल हो और प्राइमरी अल्कोहल के कोरोस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनाना हो तो उसके लिए जो रिएजेंट यूज होता है वो कौन सा होता है, या तो पीसीसी होता है या तो आपका पीडीसी होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल है और इस प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जाना चाहते हो तो उस केस में क्या यूज करना है, उस केस में यूज करना है KMnO4, K2Cr27 या क्रोमिक एसिड, और इसके कोरोस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है, टर्सरी अल्कोहल से कोई रिएक्शन नहीं कराते हैं। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि पीसीसी क्या काम करता है और KMnO4 क्या काम करता है, कौन प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पिला कर रोक देता है और कौन प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचा देता है। जब डिफरेंसेस आपका क्लियर होगा तब जाके ऑर्गेनिक में सब्जेक्ट को कैसे मिलाया जाता है, चैप्टर को कैसे मिलाया जाता है, वो कॉन्सेप्ट भी सीख लोगे। और जो थर्ड आपने बना लिया, इसी थर्ड के ऊपर वो क्या कह रहा है, बेंजल्डिहाइड और NaOH का रिएक्शन है, जिस रिएक्शन को आईटी ने आपसे यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, NaOH का रिएक्शन है, क्यों आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पे 398 केल्विन मतलब हाई टेम्परेचर है, इसी पर्टिकुलर को हमने यहाँ पर ऐसे दिखा दिया है कि बेंजल्डिहाइड, NaOH हीट और ये एसिटाल्डिहाइड इसके कोरस्पॉन्डिंग फोर्थ बनाना है। कौन सा रिएक्शन है, सोचिए एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस। सोचिए एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस। बच्चा फंस गया कि सर आपने बोला एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस, ये तो आपका एल्डोल रिएक्शन है, और हमने पढ़ा है कि एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस फर्स्ट गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व्हिच लेटर लूजेस अ वाटर मॉलिक्यूल टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन एज अ प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे आपने बोला कि एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस, सर ये तो कैनिजारो रिएक्शन है, और इसमें क्या होता है कि व्हेन एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस अंडरगोज रिडॉक्स रिएक्शन टू गिव सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो क्या हम इस पर्टिकुलर को इसके साथ देखते हुए एल्डोल के बारे में सोचें या इस पर्टिकुलर को इसके साथ देखते हुए कैनिजारो रिएक्शन के बारे में सोचें। बच्चा फंस गया। सोचिए ये ऐसे ही तो आईटी मिलाया है कि एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस। मतलब क्या हमें एल्डोल रिएक्शन सोचना है या हमें कैनिजारो रिएक्शन सोचना है, सोचना क्या है। तो जब कहानी के अंदर बेस मौजूद है तो बेस सबसे पहले क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा, और जो एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपसे जो कार्बन आयन बनवाएगा वो कार्बन आयन कुछ ऐसा बन गया, और जो एसिड बेस रिएक्शन का कोरस्पॉन्डिंग कार्बन आयन बन गया, इनडायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन हो गया जो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। बड़े आराम से बना भी लिया आपने, और जब आराम से बना लिया इस पर्टिकुलर का रिएक्शन करना है तो कहां करना है, दूसरे वाले एल्डिहाइड के ऊपर करना है जहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहीं पर अटैक करा है, इसको तोड़ दिया, और जो तोड़ दिया तो यहां से क्या बना, यहां से बन गया आपका पीएच, ये हो गया सीएच, यहां हो गया O-, यहां हो गया आपका CH2 और ये हो गया आपका CHO, ऐसा बन गया। और जो बाद में जो वाटर निकला है उसी से प्रोटॉन खींच के OH बना लेगा, और बना लिया आपने बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना लिया, अभी भी सिस्टम के अंदर बेस मौजूद है तो बेस इसके अल्फा हाइड्रोजन को खींचेगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा, उसी के मौजूदगी में ये OH निकल जाएगा, और वाया इवन CB रिएक्शन आपको इसी पर्टिकुलर H और इस OH को निकाल देना है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देना है। और जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे तो कैसे बनने वाला है, ये होने वाला है PH, ये होने वाला है CH, डबल बॉन्ड CH, और आगे होने वाला है COH। ये आपका बन गया, ये बन गया आपका फोर्थ, यही आपको बनाना है।
तो कहानी के अंदर जब कभी एल्डोल रिएक्शन होने की संभावना हो, कहानी के अंदर जब कैनिजारो रिएक्शन होने की संभावना हो, तो कैनिजारो में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने की पॉसिबिलिटी आ रही है, लेकिन एल्डोल में आपका एसिड बेस रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी आ रही है पहले स्टेप में। और जो एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन स्लो होता है, ठीक है, इसीलिए हमको एसिड बेस रिएक्शन पहले कराना है और एसिड बेस रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग हमको एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करना है, जो अगले वाले एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करके एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कभी एल्डोल और कैनिजारो होने की संभावना है तो आपको एल्डोल रिएक्शन करना है, कैनिजारो रिएक्शन नहीं करना है। अब क्वेश्चन आया कि सर आपने इसी का यूज क्यों नहीं किया, इसके ऊपर ही डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं किया, और क्यों नहीं आगे आपके इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनवाया, आपने दूसरे वाले एल्डिहाइड के ऊपर अटैक, जो दूसरे के ऊपर अटैक कराया तो अलग अलग एल्डिहाइड का रिएक्शन हो रहा है, इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। लेकिन खुद के ऊपर रिएक्शन होता उस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं सेल्फ एल्डोल। तो जब भी कभी सेल्फ और क्रॉस दो हूं तो क्रॉस वाले के कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट आपको मेजर सोचना है, सेल्फ के कोरस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट नहीं सोचना है, क्योंकि ये तो न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन कर रहा है, अटैक तो आपको अगले वाले पे करना है और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये बनाना है। कितना अच्छा क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन। इसको देखे बच्चा तो एल्डोल और इसको देखे तो बच्चा कैनिजारो, तो दोनों को मिलाते हुए आईटी ने आपसे इस क्वेश्चन को फ्रेम कर लिया और फ्रेम करके कोरस्पॉन्डिंग ये बनवा लिया। और जब फोर्थ बन गया, इस फोर्थ के ऊपर अब हमने कैसे कैसे मिलाया, अब हमने मिलाया कि इसके ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम का हाइड्राइड है, इसके कोरस्पॉन्डिंग फिफ्थ बनाइए। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मतलब रिडक्शन, और जो रिडक्शन है तो किसका रिडक्शन होगा सर, क्या एल्डिहाइड का रिडक्शन करना है, क्या हमको अल्कीन का रिडक्शन करना है, हमको बेंजीन का रिडक्शन करना है, किसका करना है? जो एल्डिहाइड डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होता है तो क्या दोनों का रिडक्शन करना है या केवल एल्डिहाइड का करना है, केवल अल्कीन का करना है, किसका करना है? तो ध्यान देना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन करेगा और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन करेगा। जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड और अल्कीन आपस में कंजुगेशन में होता है तो दोनों का रिडक्शन करता है। ध्यान दीजिएगा कि जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ कराते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन या एसिड अगर होता है यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, तो उस केस में डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन होगा और इस एल्डिहाइड का भी रिडक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि एल्डिहाइड के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हाइड्राइड एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इसको तोड़ सकता है और यहाँ पे O- बाद में OH में कन्वर्ट कर देगा। और चूंकि ये डबल बॉन्ड डी सी डबल बॉन्ड डी है, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो हाइड्राइड एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी रिएक्शन करेगा और इस अल्कीन का भी रिडक्शन करेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कभी अल्कीन और एल्डिहाइड आपस में रेजोनेंस में ना हो तो उस केस में डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करते हैं, हम केवल एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं। लेकिन यहां मैंने इस कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश किया कि जब ये कंजुगेशन में होंगे तो हमको डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन करना है और हमको एल्डिहाइड का भी रिडक्शन करना है। और जब दोनों का रिडक्शन करना है तो क्या बनने वाला है? PH CH2 और CH2OH, मतलब 3 कार्बन का OH। तो इसी पर्टिकुलर अब मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं, ये आपका हो गया बेंजीन, ये आपके 3 कार्बन, ये हो गया आपका OH, ये हो गया आपका फिफ्थ, मतलब pH मैंने ऐसे लिख दिया, CH2 और यहाँ CH2OH, तो CH2 ये CH2OH, ये बन गया आपका फिफ्थ। ये जो फिफ्थ बन गया, इस फिफ्थ के ऊपर क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है। सोचिए सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है, चैप्टर दिख रहा है अल्कोहल, तो बच्चा दिमाग क्या लगाएगा? डिहाइड्रेशन करा देते हैं और डिहाइड्रेशन करा के HOH निकाल कर डबल बॉन्ड बना देते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है बेटा कि जब इस H+ को लेकर वाटर के रूप में इसको निकालोगे और कार्बोकेटाइन बनाओगे तो बेंजीन जिसके पास पैसा है ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर देगा, और जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर देगा तो साइक्लाइजेशन कर देगा, और जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करके साइक्लाइजेशन कर देगा तो सोचो एक नीम रिएक्शन खुल गया। ये कौन सा नीम रिएक्शन है? ये नीम रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। कि जब कभी बेंजीन दिखाई दे, जब कभी अल्कोहल दिखाई दे, जब कभी H+ दिखाई दे तो हमें अल्कोहल H+ के द्वारा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर देना है और उसी कार्बोकेटाइन का बेंजीन के साथ रिएक्शन कर देना है और अल्काइल बेंजीन बना देना है। तो चाहे रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर हो चाहे रिएक्शन इंटरमोलिकुलर हो, अल्कोहल दिखे, H+ दिखे, बेंजीन दिखे, मतलब अल्काइलेशन कराना है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं? हम बेंजीन के साथ या एरोमेटिक रिंग के साथ अल्काइल हैलाइड AlCl3 का रिएक्शन करा सकते हैं, हम बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड के साथ अल्कोहल H+ का रिएक्शन करा सकते हैं, हम बेंजीन के साथ अल्कीन H+ का रिएक्शन करा सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से कार्बोकेटाइन बनवा सकते हैं। और एक बार कार्बोकेटाइन बन गया तो उस कार्बोकेटाइन का बेंजीन के साथ रिएक्शन करा दो और अल्काइल बेंजीन बना दो।
तो यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग जल्दबाजी में बच्चा यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। आपको डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करना है, कार्बोकैटायन बनाकर इसे कार्बोकैटायन के ऊपर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करना है और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, जो प्रोडक्ट हो गया आपका सिक्स्थ। ये जो सिक्स्थ बन गया, इस सिक्स्थ के ऊपर कह रहे हैं कि यहाँ मिथाइल क्लोराइड AlCl3 का रिएक्शन है। सोचिए सोचिए, एरोमेटिक कंपाउंड है, अल्कीन वाला पार्ट है, मिथाइल क्लोराइड है, AlCl3 का रिएक्शन है। तो अल्काइल हैलाइड AlCl3 का रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? चैप्टर एरोमेटिक कंपाउंड। सोचिए, एरोमेटिक रिंग दिखाई दे रहा है, अल्काइल हैलाइड दिखाई दे रहा है, AlCl3 दिखाई दे रहा है, कौन सा रिएक्शन है? फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अच्छी तरह दिमाग बिठा लीजिएगा कि एरोमेटिक कंपाउंड के 5 कॉमन रिएक्शन है जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घूमते हैं। पहला हेलोजनेशन रिएक्शन, दूसरा नाइट्रेशन रिएक्शन, तीसरा सल्फोनेशन रिएक्शन, चौथा फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और पांचवा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो यहां आपको करना क्या है कि एरोमेटिक रिंग है, अल्काइल हैलाइड है, AlCl3 है, तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन करना है। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि क्या हमको CH3 को इस पोजीशन पर लाना है या हमको CH3 को इस पोजीशन पे लाना है। ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है, ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है। तो ट्विस्ट ये है कि क्या हम 1 पे लाएं या 2 पे लाएं। तो सोचिए, अगर इस CH2 का डिसाइडिंग नेचर देखना है या इस CH2 का डिसाइडिंग नेचर देखना है, आइडेंटिकल है, ठीक है, ये भी CH2 1-2 पोजीशन पे लगा हुआ है। कहानी में ट्विस्ट क्या है? ओरिएंटेशन का है। कि जो ओरिएंटेशन का है कि CH2 का नेचर क्या है, क्या इसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एक्टिवेटिंग है, और अगर एक्टिवेटिंग है तो क्या आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आएगा, या डीएक्टिवेटिंग है और डीएक्टिवेटिंग है तो क्या आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे आएगा, ये आपको सोचना है। तो ध्यान रखिएगा कि बेंजीन के ऊपर जो डायरेक्ट अटैच एटम है, अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अल्काइल ग्रुप है, तो उस केस में उसका नेचर होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन अगर डायरेक्टली अटैच एटम मल्टीपल बॉन्डेड है विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लोन पेयर नहीं है, तो उसका नेचर होता है मेटा डायरेक्टिंग। तो चूंकि अल्काइल है तो इसका नेचर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसके ऑर्थो पे अगर यहां लगाते हैं तो 1 to 3 सब्स्टिट्यूशन होगा, स्टेरिक फैक्टर बढ़ेगा, थोड़ा सा अमाउंट कम होगा। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर के पैरा पोजीशन पे लगाते हैं, चूंकि ये भी पोजीशन पैरा ही है, ठीक है, ये आपका ऑर्थो ही है, तो अगर इस पोजीशन पे लगाते हैं तो इस पर्टिकुलर का ये पैरा है, दैट मींस यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर कम है, 1 to 4 की पोजीशन है, ये 1, ये 2, 3 खाली 4, तो 1 to 4 मेजर होता है, 1 to 3 माइनर होता है। तो या तो आपको इस सेकंड पोजीशन पे लगाना है, इस सेकंड पोजीशन पे लगाना है, कहीं पे लगा सकते हो। तो यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैं लगा रहा हूं वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे लगा रहा हूं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लगाते हुए हमने CH3 ऐसे कर दिया और 7th बना दिया। तो यहाँ की कॉरस्पॉन्डिंग हमने बेंजीन के ऊपर अल्काइलेशन ही कराया है, यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग हमने बेंजीन के ऊपर अल्काइलेशन ही कराया है। लेकिन ये अल्काइलेशन अल्कोहल के साथ कराया है और ये अल्काइलेशन अल्काइल हैलाइड के साथ कराया है। ये अल्काइलेशन मतलब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कराया है और ये अल्काइलेशन इंटरमोलिकुलर कराया है। तो यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन भी हो सकता है और कभी कभी इंटरमोलिकुलर रिएक्शन भी हो सकता है, दोनों लेवल पे तैयार रहना है। तो जब ये आपने 7th बना लिया और 6th के ऊपर ही NBS का रिएक्शन है, सोचिए इसी 6th के ऊपर NBS का रिएक्शन की बात कर रहा है। NBS एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, तो एन ब्रोमोसक्सीनीमाइड, सक्सीना नहीं सक्सीनीमाइड, तो जो एन ब्रोमोसक्सीनीमाइड का रिएक्शन करा रहे हो ये है क्या? सोचिए सक्सीनिक एसिड, ये आपकी हो गई सक्सीनिक एसिड, इसी पर्टिकुलर का रिएक्शन कराकर ये अपना बना दिया सक्सीनामाइड, इसी पे अमोनिया हीट का रिएक्शन करा दो, ये बन जाता है सक्सीनामाइड, और इसी से अमोनिया, ये यहाँ से अमोनिया निकाल दो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब ये जो कंपाउंड बन जाता है ये हो जाता है सक्सीनीमाइड, और इसी का इस H को हटा के Br को लगा दो, ठीक है, तो अब जो कंपाउंड बन जाता है ये हो जाता है एन ब्रोमोसक्सीनीमाइड, और इसी एन ब्रोमोसक्सीनीमाइड से ये Br रेडिकल बड़े आराम से निकल जाता है और यही Br रेडिकल कहीं ना कहीं रिएक्शन करेगा। तो कहाँ करेगा? ये करता है अल्कीन वाले पार्ट पे, और जो अल्कीन वाले पार्ट पे करता है तो ये कहानी के अंदर इसके हाइड्रोजन को हटा के Br लगा सकता था और इसके हाइड्रोजन को हटा कर Br लगा सकता था, लेकिन यहाँ के हाइड्रोजन को हटाने से फ्री रेडिकल रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, यहाँ का फ्री रेडिकल हटाने से रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन नहीं कर रहा है। इवन यहाँ का फ्री रेडिकल बना दें ये भी रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। तो या तो कहानी के अंदर आपको इसके हाइड्रोजन को हटाकर Br को लगाना है या तो इसके हाइड्रोजन को हटाकर Br को लगाना है। तो चूंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन के हाइड्रोजन को हटा रहा हूं और हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर Br लगा रहा हूं। अच्छा, मैं Br को लगाऊंगा तो जो अब स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन गया, ये हो गया आपका 8 बना। तो कभी कहानी के अंदर
बेंजीन वाले पार्ट पे रिएक्शन करा सकते हो, कभी कहानी के अंदर अल्काइल वाले पार्ट पे रिएक्शन करा सकते हो। कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखना है कि कब हमें अल्काइल वाले पार्ट पे रिएक्शन करना है और कब हमें बेंजीन वाले पार्ट पे रिएक्शन करना है, कब हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, कब हमको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। डिफरेंस प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। और एक बार जब ये बन गया, अब इसके ऊपर क्या है, अल्कोहलिक केवेज का रिएक्शन है। अल्कोहलिक केवेज का रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को आपने यहां भी देखा है, अल्कोहलिक केवेज का रिएक्शन। तो अल्कोहलिक केवेज क्या करता है, HX को निकालता है और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कराता है, वह E2 रिएक्शन और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और जब आया E2 रिएक्शन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ का Br निकालो, यहाँ का H निकालो और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दो। और जो HBr को निकाल के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे तो ये कहानी कुछ इस तरह की बन गई। और ये जो कहानी बन गया, ये बन गया आपका 9th। अब इसी 9th के ऊपर अब बोल रहा सोडियम हाइड्राइड और मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन है। सोचिएगा, सोडियम हाइड्राइड मतलब H- और H- मतलब बेस। तो सोचना है कि यार इस पर्टिकुलर पार्ट में कहां एसिडिक हाइड्रोजन है। तो सोचिए, यहां पे ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर पार्ट को देखो कि अगर इसके प्रोटॉन को निकाल के नेगेटिव चार्ज बना दें तो क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की स्टेबिलिटी नहीं गेन कर रहा है? क्या इस नेगेटिव चार्ज को बनने से ये रिंग भी एरोमेटिक नहीं बन रही है? बन रही है। सोचिए, अगर मैं इसके नेगेटिव चार्ज के बारे में सोचूं तो नेगेटिव चार्ज कैसा बना, ये नेगेटिव चार्ज कुछ ऐसा बन गया, तो क्या इसके अंदर एरोमेटाइजेशन नहीं आ गया? आ गया। तो इसीलिए हाइड्राइड इसके प्रोटॉन को खींच के कुछ इस तरह का नेगेटिव चार्ज बना लेता है, जो कि रेजोनेंस में आने के साथ साथ एरोमेटाइजेशन को भी गेन कर लेता है। प्रोटॉन बड़े आराम से यहां से निकल जाता है। अच्छी बात क्या हुई? अच्छी बात ये हुई कि एक न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन हो गया। और जब न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन हो गया तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस मिथाइल क्लोराइड पर रिएक्शन कर सकता है वाया SN2। और जब वाया SN2 रिएक्शन जब इसके ऊपर रिएक्शन कर देगा तो यहाँ पे भी CH3 चला आया, और ये बन गया आपका 10th। मतलब कि सबसे पहले सोडियम हाइड्राइड ने एज ए बेस इसके प्रोटॉन को खींचा है और एक न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन किया है। और न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन हो गया, इस न्यूक्लियोफाइल ने मिथाइल क्लोराइड पर रिएक्शन किया है और वाया SN2 आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड को जोड़ दिया है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। वाया SN2 रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, और वाया यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट को मिलाने की कोशिश किया और आपके सब्जेक्ट नॉलेज को इनहेंस किया। तो इस बुक को आप जरूर लें। इसके अंदर 2013 से लेकर 2025 में जो भी आईटी में क्वेश्चन आए हैं उनका रेफरेंस लेते हुए कैसे चैप्टर को मिलाया जाता है उस कॉन्सेप्ट को हमने प्रॉपर तरीके से सिखाया है। देखिए कितना मन से मैंने कॉन्सेप्ट को मिलाया है कि कैसे अल्काइल हैलाइड से अल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं, कैसे अल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, कैसे प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, कैसे एल्डोल कैनिजारो को मिलाते हैं, कैसे अल्कीन और एल्डिहाइड अगर कंजुगेशन होता है तो दोनों का रिडक्शन कराते हैं, दोनों का रिडक्शन करा के ये बनाते हैं, कैसे इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन करते हैं, कैसे इंटरमोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन करते हैं, कैसे अगर एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों कंबाइन हो तो कैसे हम एलाइलिक के बेंजाइलिक पोजीशन पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, कैसे हम ऐसे कंपाउंड का जनरेशन करते हैं जहां एसिडिक हाइड्रोजन हो, और कैसे एक बेस के द्वारा प्रोटॉन खींच के नेगेटिव चार्ज बना के भले ही एरोमेटिक हो उसके साथ भी एज ए न्यूक्लियोफाइल उसको ट्रीट करते हुए अल्काइल हैलाइड पर रिएक्शन करा सकते हैं और कोरोस्पोंडिंग प्रोडक्ट बना सकते हैं। मतलब मैंने इस 10 कदम वाले क्वेश्चन में हमने कोशिश किया कि हर तरह के कॉन्सेप्ट को मिलाया जाए, हर तरह के कॉन्सेप्ट मतलब आपसे समझाने की कोशिश किया है कि कैसे E2 रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है, कैसे आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है, कैसे आपका ऑक्सीडेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है, कैसे आपका ये आपका एल्डोल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट को मिलाया जाता है, कैसे आपका यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमने ये रिडक्शन वाले कॉन्सेप्ट को मिलाया है, कैसे यहाँ पे फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कॉन्सेप्ट को मिलाया है इंट्रामोलिकुलर, और कैसे यहाँ पे फ्रीडल-क्राफ्ट ये इंटरमोलिकुलर अल्काइलेशन कॉन्सेप्ट को मिलाया है, कैसे यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट को मिलाया है, कैसे अगेन यहाँ पे E2 रिएक्शन का कॉन्सेप्ट को मिलाया है, और कैसे यहाँ पे SN2 रिएक्शन का कॉन्सेप्ट को मिलाया है। मतलब कैसे चैप्टर को मिलाया जाता है वो आपने इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग सीख लिया। तो इसलिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि अगर आप रियल में आईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बुक रामबाण है। मतलब इस बुक के अंदर 2013 से लेकर 2025 तक जो भी आईटी में क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को रेफरेंस लेते हुए मैंने क्वेश्चन को बनाया है।
और इसके अंदर टोटल 140 क्वेश्चन है और 140 10 का दम, सोचिए 1400 क्वेश्चन इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको करने का मौका मिलेगा। और सबसे अच्छी बात कि जो आईटी एडवांस का सिलेबस में है उसी के इर्द गिर्द मैंने लेकर क्वेश्चन को फ्रेम किया है। आउट ऑफ सिलेबस जाकर हमने कुछ भी इसके अंदर डालने की कोशिश नहीं किया है। मतलब एकदम बाउंड्री के अंदर रहते हुए कैसे चैप्टर को मिलाया जाता है, कॉन्सेप्ट इनहेंस किया जाता है, उस कॉन्सेप्ट को इसके अंदर डाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्यूआर कोड मैंने यहाँ पे दे रखा है। कोशिश करिए तुरंत ले लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को बनाइए। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझसे पढ़ना चाहते हो और नॉलेज को इनहेंस करना चाहते हो तो मेरा जो मोबाइल नंबर है 9122057123, इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। और 1-to-1 क्लासेस को या स्मॉल बैचेस में अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं, सब्जेक्ट के डेप्थ को सिखाएं और आपको आपकी एम तक पहुंचाएं। गुड लक, गुड डे।